करीब 8 बजे होंगे। शाम को मोबाइल बजा तो उधर से रोने की आवाज़ आई। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या। उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशानी बताइए और भाई साहब कहाँ हैं, माता जी किधर हैं, आखिर हुआ क्या। लेकिन उधर से केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा लगेगा। जैसे तैसे पूरी घबराहट में पहुंचा। देखा तो भाई साहब सामने बैठे हुए हैं। कल्पना भाभी रो रही थी। 14 साल का बेटा भी परेशान है। 8 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने सुरेश भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ ठीक से चल रहा है। पहले तो मुझे लगा ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर हैं। बच्चों ने बताया, पापा ने उन्हें 4 दिन पहले वृद्ध आश्रम में शिफ्ट कर दिया है। मैंने घर के नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिशों से चाय पिलाई, लेकिन उन्होंने नहीं पी और कुछ ही देर में वह एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले, मैंने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबत हो गई कि पत्नी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया, बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिशें की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। जब मैं 1 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई। तब माँ ने दूसरे के घर में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं आज जज हूँ। दूसरों के फैसले करता हूँ पर अपने घर के फैसले नहीं कर पा रहा हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 4 दिन से अपनी माँ के दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए। मुझे आज भी याद है जब मैं 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती। एक बार माँ को बहुत फीवर हुआ। मैं अभी स्कूल से आया था। उसका शरीर गर्म से तप रहा था। मैंने कहा, माँ तुझे फीवर है। हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी ना, इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे। जिस माँ ने मेरे लिए इतना त्याग किया, मुझे अच्छा खाना खिला के खुद बासी खाना खा ले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूँगा। कम से कम मैं माँ के साथ रह तो सकूँगा। और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है
तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। बातें करते करते रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा, उनके भाव गलानी से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग ओल्ड एज होम जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग वृद्ध आश्रम पहुँचे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी माँ है, मैं उसको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं, तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। उसने बड़े कातर शब्दों से कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाकर कहीं मार दें तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? मैंने सिस्टर से कहा, आप विश्वास करिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उनको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। केवल एक फ़ोटो जिसमें पूरी फैमिली है और वे भी माँ जी के बगल में जैसे किसी बच्चे को सुला रही हैं। मुझे देखा, उनको लगा कि बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे, उनकी भी आंखें नम थी। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। इसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्तों से पुरो रहे थे। घर आते आते करीब 4:30 हो गए। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वह सारी बातें और दृश्य घूमते रहे। माँ केवल माँ है, उसको मरने से पहले ना मारे। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दे। अगर वह कमज़ोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमज़ोर होगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है, किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। और कहानी को पूरा सुनने के लिए थैंक यू।